अकाल उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, उसका टाइटल है जी बड़े सीक्रेट्स और इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन डील्स लाइज एंड पाक आर्मीज डोमिनेंस, हकीकी तारीख। और ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में का लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ है नदीम इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। चला दे। अज़ीज़ दोस्तों, मेरे चैनल में खुशामदीद। अगर मैं आपसे कहूँ कि पार्टीशन के वक्त हिंदू मुसलमान या इस साइड के लोग उस साइड के लोग अलग नहीं होना चाहते थे, तो आप क्या सोचेंगे? अगर मैं आपको बताऊं कि ये दो मज़हबों के बीच, दो दीन के बीच की जंग नहीं थी, ये बेसिकली एक प्योरली मफादात की, सेल्फ इंटरेस्ट की, प्रॉपर्टी की और पार का स्ट्रगल था, तो आपकी इसमें क्या थिंकिंग होगी? देखिए, बहुत कुछ लोग कहते हैं पार्टीशन में दंगे हुए, वो हुए, लेकिन अगर मैं कहूँ ये दंगे जानबूझ के कराए गए और इस तरीके की सिचुएशन बनाई गई कि पाकिस्तान अलहदा हो जाए इंडिया से। मैं जानता हूँ ये सारी बातें मैं कर रहा हूँ, आप कहेंगे साहब मलंग है या पागल है या मैं कोई, मुझे ही हो सकता है आप इंतहा पसंद या कुछ बताने लगें, मगर बात यह है जी कि आज मैं आपके सामने तारीख के वो पन्ने रिविज़िट करूँगा जो आज से पहले कभी नहीं किए गए। किसी तारीखदान ने, हिस्टोरियन ने इसे डिस्कस ही नहीं किया। पाकिस्तान में तो अंडरस्टैंडेबल है बिकॉज यहाँ तो हिस्टोरियन की वैल्यू ही कोई नहीं, सारे स्टेट स्पॉन्सर्ड फर्जी प्रोफेसरों ने तारीख लिखी और टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाया गया। इंडिया में भी जो हिस्टोरियंस थे वो भी इस चीज़ से सरप्राइजिंगली दूर रहे। पीपल लाइक रोमिला थापर एंड इरफान हबीब, फेमस हिस्टोरियंस, इन्होंने भी इस चीज़ को कभी टच नहीं किया। लेकिन आज मैं तारीख के उन काले पन्नों को रिविज़िट करूँगा और बताऊँगा कि कैसे आज से 80 साल पहले पब्लिक मैंडेट को चुराया गया। एक कहावत है ना कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, तारीख अपने आप को दोहराती है। तो जो एग्जैक्टली आज इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट के केस में हो रहा है, वही एग्जैक्ट चीज़ आज से 80 साल पहले हुई थी। अब ये चीज़ क्या थी? आज की पहले बात कर लेता हूँ। इमरान खान के अगेंस्ट एस्टेब्लिशमेंट है, आर्मी लगी हुई है, हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं पब्लिक मैंडेट को क्रश करने के लिए। आज इलेक्शन हो जाए तो 90% वोट इमरान खान के पास जाएगा और मैं इमरान खान को सपोर्ट करता हूँ। डू आई लाइक द पर्सन? एब्सोल्युटली नॉट। ही इज़ नॉट अ गाय जो ही इज़ नॉट एन आइडियल लीडर। यू टर्न भी लेते हैं, बहुत सारी कमियां हैं, शायद वो जिसे कहते हैं EQ उनका इतना स्टेबल नहीं है, प्लस बहुत ज़्यादा उनकी गलत पॉलिसीज़ मुझे लगी, तालिबान हो चाहे और उनकी कैबिनेट हो, कैबिनेट सारी चोर है, सब एस्टेब्लिशमेंट के लोटे हैं। लेकिन बावजूद उसके एक पॉजिटिव है, वो है कि ये बंदा डेमोक्रेसी के लिए खड़ा है, एस्टेब्लिशमेंट का सपोर्ट चाहता है, बिल्कुल चाहता है। लेकिन आप इंडिपेंडेंस से पहले देखें तो जिन्ना हो गए चाहे नेहरू हो गए, सब अंग्रेज़ों की ही बनाए हुए थे और बाद में इन्हीं की वजह से अंग्रेज से अलग हुए। तो इमरान खान इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, बट ही इज़ लाइक अ फ्रैंकस्टाइन्स मॉन्स्टर। जिन्हें पता नहीं है फ्रैंकस्टाइन मॉन्स्टर क्या होता है, बता दूं, ये एक तरीके का पुरानी कहानियों में जिन्न होता था जो कि एक बार चिराग से निकला और फिर वापस नहीं गया दोबारा, फिर जिसने चिराग से निकाला उसी को खा गया। तो फ्रैंकस्टाइन मॉन्स्टर इज़ इमरान खान, और शायद पाकिस्तान की डेमोक्रेसी के लिए ये आखिरी होप होगा। क्या इमरान खान जीतेंगे? बिल्कुल नहीं। और वही काम होगा जो आज से 80 साल पहले हुआ, जब पंजाब का, सिंध का मैंडेट चुरा के इन्हीं ज़मींदारों ने, इन्हीं वडेरों ने और फ्रिंज लेवल पॉलिटिशियंस ने कायदे आज़म जिन्ना और इनकी मुस्लिम लीग के साथ साजिश करके लोगों की विशेष के अगेंस्ट इंडिया का ब्रेक किया और एक आपको नया मुल्क मिला। खान साहब कहते हैं, इमरान खान साहब, कि अगर पब्लिक मैंडेट चुराया तो इस मुल्क के टुकड़े हो जाएंगे। मैं आपको गारंटी लिख के देता हूँ, ये बात मतलब दिस इज़ अ फैक्ट, ये होगा ही होगा। इससे पहले 71 में हुआ जब मुजीबुर रहमान का मैंडेट चुराया गया, बांग्लादेश बना, और उससे पहले जब इंडिया में कुछ लोगों ने ये मैंडेट चुराया तो पाकिस्तान बना। अब बात यह है कि आप इस चीज़ से कितना डिनाई कर लें, लेकिन आपकी पैदाइश एक साजिश पे बेस्ड थी। तो आज उस साजिश को मैं डिस्कस करूंगा और ये बताऊंगा
कि किस तरीके से हिस्टोरियंस ने सब कुछ गलत बताया। पार्टीशन वो था ही नहीं जो आप सोचते हैं। कायदे आज़म, लियाकत अली खान, नेहरू, गांधी और पंजाब में जो चीज़ें उस टाइम पर हो रही थी। तो ऐसा है जी कि हिंदूज़ और मुसलमानों की 1400 सालों की इकट्ठी शेयर्ड हिस्ट्री है, कॉमन तारीख है। इन 1400 साल में आप देखें 1390 साल पीसफुली गुजरे हैं, रिलेटिव पीसफुली गुजरे हैं। फिर अचानक 1940 से लेके 1946 के बीच में ऐसा क्या हो गया कि दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए और अलग हो गए, अलग मुल्क फराहम कर दिया गया। तो बात यह है जी कि मैं बचपन से ये सोचता था, दोनों मुल्कों में इतना प्यार मोहब्बत है, एटलीस्ट पीपल टू पीपल कनेक्शन इतना ज़्यादा है। कहीं भी आप बाहर मिलते हैं तो एक दूसरे की इज्जत करते हैं, बहुत बहुत खुशी से, बहुत प्यार से मिलते हैं। लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि अलहदा हो गए। तो इस पर मैंने बहुत डीप स्टडी की है, लेकिन स्टडी से पहले मैं कुछ बता देता हूँ। जिस तरीके से हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट किया गया और जो पाकिस्तानी टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाया गया, एक झूठ में आपने दीन मिला के और जहर भरी चीज़ें बता के, दीन का सच आपने कुछ भी नहीं बताया। आपने सारी उल्टी सीधी मौलानाओं की बातों में आके आपने लोगों का ब्रेन वॉश किया और आज उसका रिज़ल्ट ये है कि पाकिस्तान की ये हालत है। इस हालत के पीछे आप मईशत को ज़िम्मेदार ठहराएं, सियासतदान को, फ़ौज को। बात यह है कि आपकी जो बुनियाद है, जो आपकी पैदाइश है, वो ही गलत नींव पर हुई। अगर आपका बेस ही गलत होगा तो फिर ऊपर बिल्डिंग आप चाहे 100 मंजिला बना लो, कुछ बना लो, इट विल ऑलवेज बी ऑन अ शेकी ग्राउंड। और ये शुरू से हुआ है कि पाकिस्तान हमेशा से ही शेकी ग्राउंड पर रहा है। तब झूठ क्या बोला गया साहब? पहला झूठ बोला गया आपसे कि 1000 साल हमने हिंदुओं पर हुकूमत की है। तो बात यह है जी कि इस्लाम 6 to 7 सेंचुरी में आया था। 7 सेंचुरी से 12 सेंचुरी, 400 साल तो हिंदूज़ ने डायरेक्ट रूल किया है और बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स थे। हिंदू राजाज ने, जो राजा थे, उन्होंने मसाजिद बनवाई। सारे अरेबिक ट्रेडर्स आते थे जो केरला में, गुजरात में ट्रेडिंग करते थे। यहाँ से स्पाइसेस ले जाते थे, वहाँ से डेट्स लेके आते थे। एंड इट देयर वाज अ साइजेबल मुस्लिम पॉपुलेशन। कभी भी हिंदूज़ ने उन्हें कर्ब करने की कोशिश नहीं की। उसके बाद दिल्ली सल्तनत आई। दिल्ली सल्तनत के बाद मुग़ल आए। मुग़ल में अगर औरंगज़ेब को छोड़ दें तो 400-500 साल में सिर्फ औरंगज़ेब का 50 साल का पीरियड था, जो कि औरंगज़ेब वॉज अ फैनेटिकल गाय। लेकिन उस 30-40 साल के पीरियड को छोड़ के 450 साल में जो भी आए थे, अरब्स आए थे, मुस्लिम्स आए थे, उन्होंने कोई भी डिफ्रेंशिएशन नहीं रखा। अकबर के कोर्ट में जितने भी टॉप के लीडर्स थे वो सारे हिंदूज़ थे। और इसी तरीके से जैसे राजा टोडरमल हो गया, मानसिंह हो गया, तो इस तरीके से देयर वाज अ कैमरेडरी। उसके बाद ये पढ़ाया जाता है टेक्स्ट बुक में कि साहब अंग्रेज़ ने मुग़ल को हराया, मगर बात यह है जी मुग़ल को मराठों ने हराया था। मराठा एम्पायर शायद आपने सुनी भी ना हो, मगर ये शायद सब कॉन्टिनेंट की, इस बर्रे सगीर की हिस्ट्री की सबसे लॉन्गेस्ट स्ट्रेच वाली एम्पायर थी। साउथ में तमिलनाडु से लेके पेशावर तक इनके लोग थे। और इनको आई थिंक लास्ट जो एंग्लो मराठा वॉर्स हुआ था उसमें अंग्रेज़ों ने हराया। उसके बाद ही ब्रिटिश रूल इंडिया में नाफिज हुआ। तो बात यह है कि डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री पढ़ाई गई। अगर आप सिर्फ नंबर ऑफ़ ईयर्स की बात करते हैं तो हिंदूज़ और मुस्लिम्स ने इक्वल टाइम राज किया है। पूरा पंजाब, अफ़गानिस्तान और ये क्या कहते हैं नॉर्थ इंडिया, ये सारा का सारा सिख हिंदू लीडरशिप महाराजा रंजीत सिंह के अंडर रहा है। वो टाइम पंजाब का गोल्डन टाइम था। तो बात यह है कि इक्वली पावर डिवाइड हुई, लेकिन गलत तरीके से बताया। सेकेंडली, मुझे आप एक बात बताएं, कल को जब अंग्रेज़ आ गए, मान लीजिए, इमेजिन कीजिए, आई एम एन 18th सेंचुरी पर्सन, अंग्रेज़ ने आके हमला करके अपनी सरकार बना ली, अपनी गवर्नमेंट यहाँ पे बना ली। अब मैं कहूँ साहब मैं अपना नाम बदल के जॉन कारपेंटर रख लूँ और फिर गाने गाने लगूँ अंग्रेज़ी और कहने लगूँ वाह जी मैं जीत गया, तो ये मेरी जीत थोड़ी ना हुई भाई। आई एम अ नेटिव ऑफ द लैंड। ये पाकिस्तान को कब समझ में आएगी? जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध में आए तो लोगों के कन्वर्जन्स हुए। आप हिंदू थे, ये डीएनए टेस्टिंग से भी साबित हो चुका है। इंडिया के एक बहुत बड़े एक साइंटिस्ट हैं जो कि डीएनए टेस्टिंग में दुनिया के नंबर 1 माना जाता है, एंड ही हैज़ प्रूव्ड इट कि इंडिया के लोगों का और आपका डीएनए सेम है।
तो डीएनए सेम था आपके, चलो मज़हब दीन कन्वर्ट हुआ, कोई बुरी बात नहीं है, जिसकी जो वो है। अब वो कहते तलवार के ज़ोर पे हुआ या जो पैगंबर और उलेमा थे उन्होंने किया, वो एक सेपरेट टॉपिक है, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट। मगर आप हिंदू थे और आप कन्वर्ट हुए और उसके बाद आपने कहना शुरू कर दिया हमारा राज रहा था जी, हमारी गुलामी थी। अरे भाई आपकी गुलामी कहाँ से हो गई? आप तो कन्वर्ट हुए थे। गुलामी तो आपने तुर्कों की ना, मंगोल्स की जो भी 400-500 साल पहले की। आपकी कहाँ से हुकूमत थी? तो ये देखें, बेवकूफ़ी की बातें ना करें। ये सेम एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि जो इस तरीके की बातें करते हैं, टेक्स्ट बुक में मोहम्मद बिन कासिम को बताते हैं साहब ही वॉज द फर्स्ट पाकिस्तानी। मतलब आप किस किस्म की आपकी थिंकिंग है? ये एक गलत आपको चूरन बेचा गया। तो प्री पार्टीशन पंजाब में चलते हैं। पंजाब का आपको शायद पता ना हो, पंजाब वॉज कंसिडर्ड एज द मोस्ट फर्टाइल एरिया इन द वर्ल्ड। यहाँ के गंदम, यहाँ का जो भी पैदावार होती थी पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट होती थी, खा वो इंडिया हो, मिडिल ईस्ट हो, इनफैक्ट थाईलैंड, वियतनाम तक भी ये प्रोड्यूस जाती थी। मोस्ट हैप्पीएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड, एग्रेरियन इकॉनमी थी। पंजाब 5 नदियों का पानी यहाँ मिलता था। एवरीवन वाज वेरी हैप्पी। और ये सारे की सारी हैप्पीनेस लेके आए थे महाराजा रंजीत सिंह का रूल, जिसके बारे में टेक्स्ट बुक में कभी नहीं बताते। प्लस जो पार्टीशन से जस्ट पहले पंजाब अपनी पीक पर पहुंच चुका था, फर्टिलाइजर्स नहीं थे, पेस्टिसाइड नहीं थे, बहुत हाई। इसी वजह से आप यहाँ के लोग रिलेटिवली देखते हैं वेल ऑफ हैं। उसकी वजह क्या थी? फर्टाइल लैंड के साथ पॉलिसीज़ बहुत अच्छी थी। और ये पॉलिसी सारी की सारी पॉलिसी बनाई थी कांग्रेस ने और यूनियनिस्ट पार्टी ने। अब यूनियनिस्ट पार्टी को आप जानते नहीं होंगे, तो ये पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी होती थी, लगातार पंजाब में जीतती थी। टिवाना सर छोटू राम का आपने नाम ना सुना हो, लेकिन आज की डेट में अगर मैं बोलूँ पंजाब को, इस पूरे वेस्ट पंजाब को, पाकिस्तानी पंजाब को जिस आदमी का एहसान मानना चाहिए वो सर छोटू राम थे। सर छोटू राम ने ही मनी लैंडिंग का टैक्स मुस्लिम पीजेंट्री के लिए अबॉलिश किया था। पहले शायद आपको आइडिया ना हो, मनी लैंडिंग पंजाब में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। जो आज आपके बैठे हैं ना ज़मींदार और वडेरे और लैंडलॉर्ड टाइप के लोग, इन्होंने शुरू से ही ये गवर्नमेंट के ये चाहते थे कि मैक्सिमाइज करें प्रॉफिट, और इंटरेस्ट रेट ये चार्ज करते थे वेरी हाई, 5% पर मंथ की लोग बताते हैं, यानी 60% का सूद आप चार्ज करते थे। सूद चार्ज करना इस्लाम में हराम है, लेकिन फिर भी ये लोग करते थे। तो और चूँकि जो छोटा लैंड जो पीजेंट था वो इस सूद को नहीं दे पाता था, तो इस सूद के एवज में उससे कहते थे अपने बीवी बच्चों को भी खेतों पे काम पे लगाओ। तो ये बहुत ज़्यादा ड्रैकोनियन लॉस था, और ये सारा का सारा ख़त्म किया यूनियनिस्ट पार्टी ने, सर छोटू राम ने। 1936 में इन्होंने जो किया, मनी लैंडिंग का टैक्स अबॉलिश किया, स्ट्रिक्ट पुलिसिंग की, उसी के चलते आज पंजाब मतलब बहुत राइज कर गया। इसके अलावा सर गंगा राम को शायद आप ना जानते हो, पूरा लाहौर उन्होंने बनाया था। जो भी आप देखते हैं कनाल सिस्टम, इरिगेशन सिस्टम, राइट, ये पूरी, अगर आप पंजाब की मैं बात करूं तो यहाँ पे एक ज़मींदार लैंडलॉर्ड तबका था जो कि शायद पॉपुलेशन का 1-8% हो, और मेजॉरिटी जो लोग थे वो जो कि एडमिनिस्ट्रेशन में थे, पार में थे, वो सारे हिंदूज थे। और नीचे जो लैंडलेस लेबर्स थे और जो लोग काम कर रहे थे वो सारे की सारी पीजेंट्री जो थी वो मुस्लिम पीजेंट्री थी। तो इन्हीं लोगों ने ज़मींदारों के अपोजिशन के बावजूद आवाम के लिए काम किया, कैनाल सिस्टम बनाए। जो भी आज लाहौर में, सियालकोट में, फैसलाबाद, सरगोदा, आप DI खान, कहीं आप चले जाएं, जो भी आपको रोड्स दिखाई देती हैं, जो भी कैनाल सिस्टम, इरिगेशन सिस्टम दिखाई देता है, वो सारा का सारा अंग्रेज़ों ने तो फंडिंग की, लेकिन वो सारा का सारा हिंदूज़ ने और इन्हीं यूनियनिस्ट पार्टी ने बनाया है, राइट। उनका आज अनफॉर्चुनेटली एक रोड तक नहीं है जो उनके नाम पे है, और आपने उन लोगों की फ़ोटो बना लगा रखी है। MNAs वो सिलेक्ट होते हैं जिन्होंने शुरू से ही आपका ऑपरेशन किया है। तो बात यह है जी कि पंजाब की मैं आपको बता रहा था कि पार्टीशन से पहले क्या हालात थे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कायदे आज़म का जो वर्जन पाकिस्तान में पढ़ाया जाता है वो हकीकत से थोड़ा सा मुख्तलिफ है। वो इतने सिंपल पर्सन नहीं थे जितना पढ़ाया जाता है। ही वॉज अ वेरी कॉम्प्लेक्स मैन,
कुछ मैं आपको फैक्ट्स बताऊंगा उनके जो शायद आपको ना पता हो, आप उन्हें थर्ड पार्टी सोर्सेज से वेरीफाई कर लीजिएगा। तो बात ये जी, 20 साल की उम्र में यंगेस्ट बने, द ओनली मुस्लिम बैरिस्टर जो बॉम्बे में प्रैक्टिस करते थे। उसके बाद जब ये आए तो इन्होंने एक जो कांग्रेस को इन्होंने ज्वाइन किया। तो कांग्रेस में उस टाइम 2 दल होते थे, एक नरम दल और एक गरम दल। नरम मतलब मॉडरेट्स कहते थे उन्हें, तो दे वर द पीपल हु वर ब्रिटिश एजुकेटेड, वही अंग्रेज़ी लिबास पहनना, इंटरनेशनल बातें करना और कॉन्स्टिट्यूशनल मीन से ये पास चाहते थे। उस टाइम कोई भी इंडिपेंडेंस की बात ही नहीं करता था, ये अर्ली 1900s की बात कर रहा हूँ मैं। तो फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नेहरू जी, बदरुद्दीन तैयब जी, इस टाइप के लोग होते थे। अच्छा, दूसरी तरफ गरम दल था जहाँ बाल लाल, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, इस टाइप के लोग थे जो कहते थे स्वराज करो, एजिटेशन करो। अब जिन्ना साहब का देखिए क्या था कि ही वॉज अ वेरी रिफाइंड मैन। वो पूरे उर्दू नहीं बोलते थे, गुजराती बोलते थे, इंग्लिश बोलते थे, लिबास उनका पूरा अंग्रेज़ों वाला था, एंड हिज थिंकिंग वॉज इंटरनेशनल। आज तक कभी मसाजिद नहीं गए, हैम के शौकीन थे, हैम जो है पोर्क से बनता है, तो इस टाइप की उनकी थिंकिंग थी, बहुत ही इंटरनेशनल किस्म के आदमी थे। तो हुआ ये जी कि 1904-05 में आई थिंक उन्होंने ज्वाइन की और अच्छा खासा इनका काम चल रहा था। अच्छा, उसी बीच हुआ जो एक बहुत बड़ा ब्रेकिंग पॉइंट आया 1905 का। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन किया बंगाल का, क्योंकि देखिए 1904 और 1905 तक हिंदू मुस्लिम यूनिटी पीक पर थी। एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होना, एक दूसरे की सिंपैथी की बात करना, गांधी जी मुस्लिम बस्तियों में जाते थे, एक बहुत अच्छा माहौल था। अब तो लोग खैर फौत हो गए, लेकिन जो भी लोग ज़िंदा होंगे अर्लीस के, वो आपको बताएंगे कि कितना अच्छा, कितना खुशनुमा माहौल था। पंजाब के लोगों से आप पूछ लें डरली, वो कहेंगे भाई आज तक हमने तो नहीं देखा कभी हमारा हिंदुओं से कोई झगड़ा हुआ, इससे ज़्यादा झगड़े तो आजकल होते हैं। पुराने टाइम में अगर एक मर्डर भी हो जाता था ना, तो 1 साल तक शहर में इस बात का डिस्कशन रहता था कि भाई फलाने क्या मर्डर हो गया। तो इतने ज़्यादा पीसफुल टाइम्स थे। लेकिन पीसफुल टाइम्स ब्रिटेन के लिए अनपीसफुल टाइम्स होते थे, बिकॉज उनकी डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी उसका बेसिक एक ही मतलब था, हिंदू और मुस्लिम में डिवीज़न डालो। तो उसी के तहत उन्होंने 1905 में पार्टीशन किया बंगाल का, जिसे कांग्रेस ने अपोज किया और कायदे आज़म ने भी अपोज किया। कायदे आज़म ने कहा नहीं भाई, ये जो आप काम कर रहे हो दिस इज़ रॉन्ग। इससे पहले ब्रिटिशर्स एक सेपरेट इलेक्टोरेट लेके आए थे, तो इसी तरीके के काम ब्रिटिशर्स करते रहते थे ताकि जो है हिंदू मुस्लिम में कोई डिवाइड क्रिएट करें। तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स के चलते वो सब हुआ, क्या कहते हैं कि भाई मुस्लिम से मुस्लिम को वोट देंगे, हिंदू से हिंदू को वोट देंगे। तो ये एक तरीके के डिवाइड क्रिएट करने की उनकी टैक्टिक थी। लेकिन पार्टीशन के बाद, जो बंगाल के बाद जो अपराइजिंग हुई यूनाइटेड इंडिया में, पाकिस्तान में भी ये पाकिस्तानी पंजाब सिंध में मास एजिटेशन हुए, जो आपको इमरान खान के जलसे दिखाई देते हैं। आप कभी अगर 1905 में होते और उन जलसों में जाते तो हर आदमी एक साथ हिंदू मुस्लिम भाई भाई, हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद, इस तरीके की बातें करते हुए निकलते थे, राइट। तो अंग्रेज़ ने फिर ये प्लान किया। तो हुआ क्या साहब, पार्टीशन ऑफ बंगाल हालांकि बाद में रिपील हुआ था आई थिंक 1911 में, लेकिन 1906 में अंग्रेज़ ने फिर अपनी साजिश करनी शुरू कर दी। 1906 में शिमला में आगा खान एक होते थे, ये एक तरीके के नवाब लैंडलॉर्ड टाइप के आदमी थे। इन्हें उन्होंने शिमला बुलाया और इन्होंने शिमला बुला के इनसे कहा कि भाई आप एक काम करें, आप जो हैं मुस्लिम्स के इलेक्टोरेट्स के फेवर में कोई बातें करें कि साहब अलग होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो उस चीज़ का जिन्ना ने अपोज किया। जिन्ना साहब ने कहा कि भाई तुम कौन होते हो? बोले ये आगा खान की तो हैसियत है, ये तो कुछ भी नहीं है। बोले ये कौन होता है मुसलमानों को रिप्रेजेंट करने वाला? तो उस बात से अंग्रेज़, और इन्होंने गुजराती नाम से न्यूज़पेपर आता था उसमें लिखा था, तो खैर लेकिन अंग्रेज़ मानने वाले नहीं थे। फिर लॉर्ड मिंटो ने 1906 में ही ढाका में आई थिंक या कैलकाटा में उन्होंने नवाब ऑफ ढाका को बुलाया और उन्होंने एक लाहौर के होते थे, नाम बताऊंगा क्या था उनका, तो इन्हें बुलाया। अब देखिए अंग्रेज़ों को ये एक बात समझ में आ गई थी 1906 के दौरान शुरू में कि मुसलमान उनके साथ नहीं हैं। हालांकि ब्रिटिश पॉलिसी मुस्लिम्स को फेवर करने की थी, लेकिन हिंदू मुस्लिम यूनिटी मुस्लिम ब्रिटिश यूनिटी से कहीं ज़्यादा थी। अब इसी के चलते अंग्रेज़ों ने उर्दू ख़त्म नहीं की,
जो कोर्ट की लैंग्वेज होती थी यूनाइटेड इंडिया में उर्दू थी, फेवर भी किया जाता था, लेकिन बावजूद उसके मुसलमान, चूँकि देखें एक ही लैंड के लोग थे, एक साथ क्लास में पढ़े बड़े थे, शेयर्ड हिस्ट्री थी, जो आज की डेट में झूठी तारीख पढ़ाई जाती है वो सब नहीं थे। सो दे वर वेरी हैप्पी विद ईच अदर, कल्चर्स भी सेम थे, कस्टम्स भी सेम थे, राइट। तो लेकिन अंग्रेज़ के साथ ऐसा नहीं था, बिकॉज यू नो दे आर अ डिफरेंट रेस। तो अंग्रेज़ ने कहा कि सीड्स ऑफ डिवीज़न कैसे डालने, तो इन लोगों को बुलाया। तो इन्होंने पहले बहुत ट्राई किया पंजाब से, सिंध से और यूनाइटेड प्रोविंसेस से लोग आ जाएं। इनके कहने में कोई नहीं आया। कुछ लोग थे सैयद अहमद खान जैसे, जो कि एएमयू के थे, जो कि इनकी बातों में आए थोड़ा बहुत, बट नो वन पेड अटेंशन। तो इन्होंने क्या किया, हर जगह के फ्रिंज एलिमेंट्स उठाने शुरू किए। फ्रिंज एलिमेंट वो लोग थे जो इलेक्शन हार चुके थे या जिन्हें कोई वोट नहीं देता था। उन्होंने कहा चलो यार कुछ नहीं मिल रहा है, अंग्रेज़ के साथ मिल जाते हैं, थोड़ा बहुत क्या पता फ़ायदा हो जाए। अब नवाब ऑफ ढाका को बुलाया, एक लाहौर के थे, 3-4 जो फ्रिंज एलिमेंट जिन्हें कोई वोट नहीं डालता था, इस टाइप के लोगों को बुला लिया और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बना दी। क्यों? मकसद एक था, कांग्रेस को तोड़ना था। ये वही काम हो रहा था जो आज की डेट में एस्टेब्लिशमेंट कर रही है। इमरान खान की पीटीआई को तोड़ने के लिए लोटे हटा लिए पहले, ये जितने भी लोटे थे, और इन लोटों को हटा के अब कह रहे हैं साहब किंग्स पार्टी बनाएंगे। तो एग्जैक्टली वही काम जो पीटीआई के साथ कर रहे हैं वो इन्होंने कांग्रेस के साथ अंग्रेज़ ने करने की कोशिश की। जिन्ना साहब ने इसका अपोज किया। उन्होंने कहा था मेरी लाश पे मुस्लिम इलेक्टोरेट बनेंगे और ये इंडियन सब कॉन्टिनेंट के साथ गद्दारी है, जो इसे ज्वाइन करेगा वो गद्दारी करेगा। जिन्ना साहब जो थे, अगर आप देखा जाए तो इतने अपोजिशन में थे, जीने मरने की बातें कर रहे थे, लेकिन फिर 1909 में उन्होंने उसी सेपरेट इलेक्टोरेट के तहत एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होती थी गवर्नर जनरल की, सॉरी जो भी वाइसरॉय होता था, उसे इन्होंने ज्वाइन कर लिया। एक ऐसी फर्जी किस्म की काउंसिल बनी थी जिसमें वोटिंग राइट नहीं थे, तो इंडियंस को यूनाइटेड इंडिया में अंग्रेज़ ऐसे ही रखता था ताकि अपनी रिकमेंडेशन दे दें, लेकिन वो सारी डिक्री और सारी बातें अंग्रेज़ की ही चलती थी। तो इन्होंने खैर वो ज्वाइन कर ली। अब बात ये जी, देखें जिन्ना साहब के कैरेक्टर को समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा वो पेशा क्या था। पेशे से वो वकील थे, और वकील में भी स्पेशलाइज करते थे वो सेडिशन लॉज में और प्रोबेट लॉ में। प्रोबेट लॉ मतलब विल, पहले क्या होते थे, ये नवाब ज़मींदार टाइप के लोग होते थे, जायदाद होती थी, इनकी वसीयत छोड़े आते थे, तो वसीयतनामे पे फिर लोग जो भी उनके थे वारिस औलादें, वो सारी हंगामे खड़ी कर देती, साहब मेरा है मेरा है। तो ये जो विल का काम होता है ये बहुत टेक्निकल काम होता है। आप और सिविल के अंदर आता है ये। आप क्रिमिनल केसेस में तो मर्डर वगैरह ये सारी चीज़ें जितने ही मुकदमे होते हैं दे आर रिलेटिवली सिंपल, लेकिन प्रॉपर्टी में जो विल का टेस्टामेंट का ब्रिटेन के उस टाइम पर इट वाज कंसीडर्ड एज अ ट्रिकी लिटिगेशन। इसमें आदमी को बहुत शातिर होना पड़ता है, इसमें लेन देन की सियासत चलती है। किसी ने 50,000 मांगे 10,000 में टिका लिया, किसी ने 1 लाख मांगे 20,000 में टिका लिया, किसी को डरा दिया, किसी को धमका दिया, और प्लीड करना पड़ता है। मुकदमे बहुत लंबे चलते हैं, बहुत गवाहियाँ होती हैं। तो प्रोबेट लॉ में कई इंडिया के नवाब और राजा टाइप के लोग थे जो इनके पास आते थे, उनके केस लड़ते थे। इसके अलावा इनकी बाल गंगाधर तिलक के हालांकि फो थे, वो नरम गरम वाला एंगल था, लेकिन उनका भी इन्होंने केस चला। अंग्रेज़ ने सेडिशन के चार्ज लगा दिए बाल गंगाधर तिलक पे। तो जिन्ना ने पहले इनका केस लड़ा जो खान साहब पे लगाए, खान साहब पे भी झूठे लगाए, अंग्रेज़ ने बाल गंगाधर तिलक पे भी झूठे लगाए थे, जिसका केस लड़ा जिन्ना ने, हार गए वो, लेकिन उसके बाद भी उन पर लगा था, उसमें वो जीत गए। फिर बहुत से इस टाइप के केस जिन्ना साहब लड़ते थे। तो देखिए फिर 1909 में यू टर्न जिन्ना साहब ने ले लिया। क्या यू टर्न ले लिया? जिस इलेक्टोरेट को वो अपोज करते थे उसी के फेवर में आ गए। फिर उसके बाद 1912 में जब वो कांग्रेस के मेंबर थे, उसके बावजूद वो मुस्लिम लीग के पास भी उनकी मीटिंग्स में भी जाकर शरीक होने लगे। क्यों? देखें वकील थे, वकील का एक काम होता है, हर आदमी जो होता है अपने प्रोफेशन के हिसाब से ढल जाता है। अब आप सोचें कि कोई पुलिस वाला है और साहब कोई मौलवी है तो उनकी क्या कहते हैं एटीट्यूड एक जैसा होगा, तो ऐसा नहीं होता। आप जिस प्रोफेशन में होते हो उसी हिसाब से बन जाते हो। वकील बहुत ही चालाक और बहुत ही शातिर होना पड़ता है वकील को। तो जिन्ना साहब की पर्सनल लाइफ में भी ये सारी क्वालिटीज़ आई थी। अब साहब क्या हुआ कि ये गए, उसके बाद 1914 में ये एक बार क्या कहते हैं
ब्रिटेन गए, तो 2 बार ब्रिटेन गए, वो भी वॉर से जस्ट पहले या वॉर के दौरान। बीच बीच में जाते थे, लेकिन इंसिडेंटली महात्मा गांधी जो थे उनसे उनकी वहीं पहली बार मुलाकात हुई। अब चूंकि ये नरम दल के आदमी थे, तो वहाँ के लीडर थे गोपाल कृष्ण गोखले, जिसे गांधी अपना गुरु मानते थे। इनके बहुत अच्छे राब्ते थे, बहुत अच्छे रिलेशन थे, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले चले गए, चल बसे। उसके बाद जिन्ना साहब अकेले पड़ गए। 1916 में होम रूल ली गई, जिसके तहत अंग्रेज़ को देखें, अंग्रेज़ का सिंपल सा फंडा था। अंग्रेज़ कहता था भाई मुझे पैसा दो, मैं जंग लड़ रहा हूँ। 2 जंग लड़ी थी। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था 1916 के दौरान, इन्होंने एनी बेसेंट और 1-2 लोगों के साथ मिलकर होम रूल लीग कर दी। यानी लोगों से कहा, आवाम से कहा कि भाई अंग्रेज़ों को सपोर्ट करो, शायद इसके बदले हमें पॉलिटिकल फ्रीडम मिल जाए। तो वो तो खैर देखिए क्या मिलना था, अंग्रेज़ तो बेवकूफ़ बनाने पीएचडी था, जो एस्टेब्लिशमेंट के लोगों की तरह तो नहीं था, ये तो गायब करा देते हैं। लेकिन अंग्रेज़ जो था वो गोली देने में नंबर 1 था, लारी लप्पे सुनाई देता था, हाँ जी कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो अंग्रेज़ इन कामों में पीएचडी था। अब सब हुआ क्या, फाइनल नेल इन द कॉफिन आया। जिन्ना साहब को ये लगने लगा था कि यार वकालत बहुत हो गई। वकालत में एक बार कहते हैं जज ने उनसे कहा कि यू आर नॉट प्लीडिंग टू अ 3rd क्लास मजिस्ट्रेट। तो उसने कहा सर विद ऑल ड्यू ऑनर यू आर नॉट ऑल्सो गेटिंग द यू आर नॉट ऑल्सो एड्रेसिंग अ 3rd क्लास लॉयर। तो जिन्ना साहब की ईगो जो थी वो हायर साइड थी। 1500 रुपये महीना, किसी ने उनसे कहा था कि बार में रहोगे तो कमा लोगे, उन्होंने कहा मैं 1500 डे का कमाऊंगा, पर डे, जो कि उन्होंने कमाया भी। तो एम्बिशन उनकी बहुत हाई थी, काफ़ी हद तक इमरान खान साहब की तरह थे। लेकिन देखिए जो थॉ आया ना, जो रियलिटी आई, जब मुस्लिम लीग के साथ रह के फिर लीडर वीडर इनसे लीडरान मिलते थे, इन्हें लगा मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ। लेकिन देखें साहब, फिर गांधी जी आए और खिलाफत मूवमेंट आया सल्तनत उस्मानिया के ख़िलाफ़। यहाँ के मुसलमानों ने यहाँ पे धरने और एहतजाज शुरू कर दिए। अब हालांकि मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि भाई वहाँ खलीफा मतलब यहाँ इंडिया में उस टाइम पर ऐसे ऐसे बेवकूफ़ी काम होते थे। अब उसके खिलाफ, जबकि कोई सेंस कोई लॉजिक नहीं हो, हज़ारों किलोमीटर दूर बैठा है, ना वो खलीफा है ना कुछ है, आपने उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। अब यहाँ जिन्ना साहब का पहला मूवमेंट ऑफ ट्रूथ आया। ये गए, इनकी भीड़ में कोई नहीं आया, ये तकरीर करते थे, जाते थे, 2 4 5 लोग आते थे, और जब गांधी पहुँचते तो पूरा का पूरा शहर इकट्ठा हो जाता था। कराची से लेके रावलपिंडी तक और कलकत्ता से लेके तमिलनाडु तक महात्मा गांधी वॉज द बिगेस्ट लीडर। और महात्मा गांधी के आने से ही जिन्ना साहब को ये लगने लगा था कि यार मेरी तो मतलब लीडरशिप कहाँ जाएगी, क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक पहले वो अगेंस्ट थे, फिर उन्हें लगा चलो एक वोट बैंक मिल रहा है, एटलीस्ट एक इसमें मेरा रुतबा बढ़ेगा, कद बढ़ेगा। लेकिन गांधी के खिलाफत मूवमेंट में जो गांधी जी को सपोर्ट मिला, उसके बाद हिल गए थे। क्यों? क्योंकि रिलीजियस लाइंस के अक्रॉस लोग उन्हें लाइक करते थे। अब इसका मतलब नहीं है गांधी अच्छे लीडर थे, बहुत ज़्यादा शॉर्ट कमिंग्स थी। आई एम नॉट अ फैन ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी, बट ये बात फैक्ट है कि जिन्ना साहब और गांधी की पॉपुलैरिटी में कोई कंपैरिजन नहीं है। इनफैक्ट अभी भी आप देखें पूरी दुनिया गांधी को जानती है, जिन्ना साहब को शायद सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान के लोग ही जानते हैं, वो भी सारे नहीं जानते, इंडिया में बहुत से लोगों ने नहीं भी जानते। लेकिन गांधी की तो 84 में आई थिंक रिचर्ड अटनबरो की मूवी आई थी, ऑस्कर जीता था। एवरीवन, अब पनामा से लेके यूएस से लेके मैक्सिको, थाईलैंड, जापान, कहीं चले जाएं, एवरीवन नोज गांधी। सब कॉन्टिनेंट की तारीख के गांधी और माओ से बड़े, स्टालिन से बड़े, 3-4 ये लीडर हैं, इनसे बड़ा कोई नहीं है। तो जिन्ना साहब ने जब देखा कि खुद के मुसलमानों का उनकी तो वोट बैंक क्या है, तो जिन्ना साहब फेल्ट अ लिटिल कॉर्नर्ड। वकील थे, और उसके बाद लास्ट में, लेकिन चलो तब भी सह रहे थे, लेकिन बाद में जो लास्ट था आया, वो आया सत्याग्रह के टाइम। आई थिंक 1920s में हुआ था। 19 में जलियांवाला बाग हुआ था, जिसमें डायर के कहने पर गोलियां मारी थी, लाखों हज़ारों आई थिंक हिंदू मुसलमान मारे गए थे। तो साहब गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया और जिन्ना साहब ने इसमें डिनाई कर दिया, एंड आई थिंक ही रिज़ाइंड। वो पहला मौका था जब जिन्ना साहब की लाइफ का फर्स्ट फेज़ एंड हुआ। इनकी लाइफ 3 फेजेस में चली है, शुरू से लेके 1900 से लेके 1920 तक, 1920 से लेके 1937 तक। 1937 एक बहुत इम्पॉर्टेंट ईयर है। ये वो ईयर है जिस ईयर में सारी की सारी कॉन्स्पिरेसी
बनाई गई साजिश जिसके तहत पाकिस्तान मुल्क बना। मुल्क बन जाता, लेकिन जो साजिशें हुई, जो डील हुई, जो चीज़ें हुई, उसी की वजह है जो आज फ़ौज आप पे इतने जुल्म कर रही है। तो ये क्या हुआ 1920 से 37 तक क्या हुआ, जिन्ना साहब पार्ट 2 और जिन्ना साहब पार्ट 3, उसमें आप समझ जाएंगे कि किस तरीके के झूठ बोले गए और किस तरीके की चीज़ें हुई जिसके तहत आज एक, जैसे जिन्ना साहब कहते थे, मौत ईटन पाकिस्तान, मतलब एक पाकिस्तान जो मौत ईटन है वो मिला, राइट। तो ये नेक्स्ट पार्ट में मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जी गाइस, देख रही है वीडियो और हकीकी तारीख के बारे में थोड़ा बहुत पता चला और ये भी पाकिस्तानी भाई हैं, ठीक है। कोई ये नहीं है कि किसी और मुल्क के हैं तो हम जो है वो इनकी बात नहीं सुनेंगे, या अगर कोई और मुल्क का भी होता तो ज़ाहिर हकीकी जो भी तारीख होती है। और एक तारीख ये होती है कि जो लोग सिर्फ मतलब एक तो बताते हैं कि मुस्लिम ही ठीक थे उस वक़्त, वो भी गलत होता है। जब जो कोई एक हिस्ट्री लेके आता है कि सिर्फ हिंदू ठीक थे उस वक़्त और मुस्लिम उनके खिलाफ थे, वो भी गलत होता है। जो लेके आता है तारीख को कि हिंदू और मुस्लिम उस वक़्त मजलूम भी थे, कुछ हिंदू मतलब और कुछ जो मतलब लैंड लॉर्ड थे, जो भी चाहे वो मुस्लिम क्यों नहीं थे, उनके बारे में मतलब आती है और न्यूट्रल रह के बात होती है, क्योंकि तारीख है उस वक़्त सारे मजलूम थे। तो इसमें तो कोई शक नहीं है, हिंदू और मुस्लिम का मज़हब के नाम पे तो ये बाद में जो है रोला रप्पा पड़ा था, उससे पहले मज़हब के नाम पे कोई रोला नहीं था। और लेकिन ब्रिटिश ने जो है वो इसमें जो है ना मेन रोल अदा किया है, ये हिंदू और मुस्लिम के जो अलहदगी हुई है। और जहाँ तक तल्लक है, पहले कांग्रेस में थे कायदे आज़म, और उस वक़्त तक तो वो सारा कुछ ठीक था। जब वो कांग्रेस में अपनी जो साख है वो नहीं बनी, बाद में गांधी जी आए और उनकी जो है वो पॉपुलैरिटी बढ़ गई, तो और जो है वो कायदे आज़म ने जो है फिर रास्ते ही बदल लिया। मतलब हर एक ने अपने अपने मफाद देखे। और मैंने जो हिस्ट्री सुनी थी वो उसमें वो वडेरा जो सिस्टम था ना, वडेरा राज, वो कोई कुछ खानदान थे, आई थिंक मेरे ख्याल में कोई 150 के करीब खानदान थे जो लैंडलॉर्ड थे मुस्लिम, जिनकी वजह से ये पाकिस्तान बनाया गया है। तो आज भी उनकी नस्लें ही राज कर रही हैं, वही पीछे। तो जो बाकी हम लोग हैं, क्योंकि पता है क्या है, आप लोग कहते हैं कि हम हिस्ट्री के बारे में जो है वो सुन के जो है वो परेशान हो जाते हैं और ये हो जाता है। आप मेरी बात सुने, कुछ हिस्ट्री ऐसी होती है जो कि हमें बताई गई होती है कुछ और, ठीक है। बचपन से लेके आप एक चीज़ पढ़ रहे हो रट्टा मार के या जैसे भी पढ़ रहे हो, अब आपकी एज हो गई है मिसाल के तौर पर 30 साल, तो 30 साल के बाद अगर कोई बंदा आके कहता है नहीं यार नहीं ये हिस्ट्री नहीं ये वाली हिस्ट्री है, तो बंदा एक दफ़ा तो शॉक होता है ना, बंदा फिर देखता है कि आगे पीछे देखता है कि, लेकिन ये है कि एक डाउट पैदा हो जाता है जहन में, दिमाग जो है वो दो तरफ हो जाता है कि ये सही है या ये सही है। तो फिर वो बाद में जब वीडियो ऐसी मिलती हैं, कुछ तारीख ऐसी मिलती है, तो फिर पता चलता है कि नहीं तारीख ऐसे थी। तो मैं काफ़ी सारी जो इन्होंने तारीख बताई है ना, ये मैं पहले भी 1-2 दफ़ा सुन चुका हूँ, यही सेम तकरीबन, थोड़ी बहुत मुख्तलिफ थी लेकिन तकरीबन सेम थी। तो जाहिर है जो तारीखदान है इधर के उन्होंने भी गड़बड़ की, जो कुछ उधर के उन्होंने भी गड़बड़ की, लेकिन ये है कि उस वक़्त वाकई मुसलमान और जितने भी हिंदू सिख ये हैं सारे इकट्ठे रहते थे, क्योंकि हमारे जो बड़े हैं वो उधर से जो आए हैं वो ज़ाहिर उस वक़्त साथ रहते थे, तो वो बताते हैं कि हम जो है वो सब के साथ एक जैसे ही रहते थे, कोई फ़र्क नहीं होता था उस वक़्त, कोई सिख या कोई हिंदू या कोई मुस्लिम नहीं कर रहा होता था। लेकिन जब पाकिस्तान बना तब पता चला कि कोई सिख भी है कोई मुसलमान भी है, उधर जाना है मुसलमानों ने, ठीक है, तो उधर से फिर निकाला गया। तो मैं ये एक बात कर रहा हूँ कि उस वक़्त ये भेदभाव नहीं था, सारे ये जितने भी लैंड लॉर्ड थे, मैं जो मुस्लिम थे जो गलत है मैं उनको गलत ही कहूँगा, चाहे वो मुस्लिम है चाहे जो भी हैं। हिंदू मुस्लिम का तो रोला ही नहीं है ना, मज़हब का रोला ही नहीं है, ये सिर्फ अपने मफादात देखे गए हैं। मैंने भी यही कहा है, मफादात देखे गए हैं। उस वक्त भी इस्टेब्लिशमेंट जो थी वो ज़ाहिर ब्रिटिश थी, तो वो भी यही काम करती थी। तो आजकल भी जो है वो कुछ इसी तरह हो रहा है। तो इस्टेब्लिशमेंट में खाली ये, अभी जब हम इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेते हैं ना तो पाकिस्तानियों के जहन में सिर्फ आ जाता है आर्मी, तो आर्मी नहीं होती इस्टेब्लिशमेंट में वो जो 140-150 खानदान मैंने बोला है ना, वो भी बीच में शामिल होते हैं। बहुत ज़्यादा होता है ये डीपली, लेकिन पता नहीं होता इस्टेब्लिशमेंट में है कौन कौन।
ठीक है, लेकिन जो पाकिस्तान बना था ना, वो एक किस्म का समझ लें कि वो 150 लैंड लॉर्ड की अपने मफाद की खातिर जो बनाया गया था, और उसमें का जो साथ दिया था वो ज़ाहिर ब्रिटिश थे। तो लेकिन ये हिस्ट्री सुन के यकीन करें, एक तरफ से अच्छा भी लगा और दूसरी तरफ से ये भी गुस्सा आता है कि हमें ये हिस्ट्री नहीं पढ़ाई जाती, और हमें शुरू से जो है वो दूसरी हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। जब ये हिस्ट्री पढ़ते हैं तो दिमाग ख़राब होता है, तो बंदा उलझा सा रहता है। लेकिन ये है कि जब पता चलता है, 2-4 खुआइयाँ आ जाती हैं आगे पीछे से, बंदा तहकीक करता है थोड़ी बहुत, तो तभी पता चलता है कि नहीं ये हकीकत थी। फिर बंदे का माइंड जो है वो सेट हो जाता है कि यही है, वो गलत है, जो बचपन से पढ़ी है वो गलत है, ये सही है। हमें सिर्फ इतना पढ़ाया गया, बाकायदा आज़म पे PhD भी नहीं कर सकते हम लोग, ये भी नहीं होती पाकिस्तान में। तो सिर्फ इतना बताया गया कि वो पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस में छोड़ के जो है वो बैरिस्टर थे, बैरिस्टर मतलब इंग्लैंड के पढ़ने, वहाँ गए पढ़ने, यहाँ पढ़ने के, और उसके बाद जब वापस आए तब देखा कि मुसलमानों की हालत तो बहुत नाजुक है और मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, और फिर उन्होंने सोचा कि हम एक नया मुल्क बनाएं, और फिर जो है वहाँ पे पहले कांग्रेस में थे, फिर उन्होंने मुसलमानों की खातिर जो है वो छोड़ के मुस्लिम लीग में आए, मुस्लिम लीग में जो है फिर आके जो है वो एक नया मुल्क लेने की जो है वो उस पर जो है तगदो की, और उसके बाद जो है नया मुल्क मिल गया पाकिस्तान की सूरत में। लेकिन हकीकत में ये बाकी एक और बात सुन के बीच में मुझे शौक भी लगा कि बाबा कायद आज़म जो है जिसको हम एक समझते हैं, वो स्वर के वो हेमा वो हिम बर्गर होता है एक किस्म का, डॉग हॉट डॉग नहीं चलते आजकल, हॉट डॉग, अच्छा, उस टाइप का होता है। हेम कहते हैं यार, मुझे यकीन नहीं होता, सच्ची कह रहा हूँ। लेकिन अगर ये हकीकत है ना, मेरे लिए शॉकिंग बात नहीं थी। अगर ये हकीकत है, यकीन करें दिल से दिमाग से निकल गए बाबा कायद आज़म, मेरे लिए शॉकिंग बात नहीं थी। तो बाकी ये है कि उनको फिर मुसलमानों का कोई दर्द नहीं था, उनको बस अपनी ये जो पॉपुलैरिटी है, अभी तो इनका दूसरा तीसरा पार्ट भी आएगा, फिर वो देखेंगे, है आया हुआ इनके चैनल पे है, मैं निकालूंगा दूसरा पार्ट भी निकालेंगे, अगली स्टोरी भी देखेंगे, और फिर देखेंगे कि आगे क्या हुआ है। लेकिन ये शॉकिंग था कि ये जो गोश्त खाना और बाकी जितना भी था वो तो तकरीबन पता ही था कि वो एक वकील थे और 1500 दिन की सैलरी देते थे एक केस का, तो वो इस तरह करके जो है वो सारा इन्होंने पढ़ाया हुआ है। लेकिन ये बीच वाली जो स्टोरियाँ हैं ना, ये हमें कभी भी नहीं पढ़ाई गई। और बाकी ये है कि हिस्ट्री, असल जो हिस्ट्री है वो सुननी चाहिए। और बाकी आज भी जब लोग मिलते हैं बाहर किसी मुल्क में, हिंदू हो या मुस्लिम हो, मतलब इंडिया हो या पाकिस्तानी हो, तो बड़े प्यार से मिलते हैं, सिख हो बेशक, तो एक दूसरे से जो है वो प्यार से गले मिलते हैं। तो यार यकीन तफरीक, मैं उस वक्त ये सोच रहा था कि अगर इतने प्यार आज है, अगर एक दूसरे की दिल धड़कता है देख के, यकीन करें, तो फिर उस वक्त भी तो ज़ाहिर इकट्ठे रहते होंगे, तो फिर साथ ही रहते होंगे। लेकिन ये फूट पाने वाले जो हैं वो भी अपने मफादात देखे हैं उन्होंने। और एक और बात, जब उन्होंने कहा कि जब 1400 साल पहले भी, मतलब तब से ज़ाहिर मुसलमान आए थे, तो उसके बाद मुसलमान होने शुरू हुए थे, और तब भी जो है वो जितने राजा महाराजा थे उन्होंने भी मुसलमानों का ख्याल रखा। लेकिन खैर हम तो उस वक्त जो थे वो तो राजपूत ही थे, तो मतलब हमारे बड़ों ने जो है वो मुसलमानों का भी ख्याल रखा, इक्वली सारा कुछ डिवाइड हुआ, सारा कुछ उन्होंने बताया। उसके बाद मुगल भी आए, दूसरे भी आए, तो उन्होंने भी ठीक रखा। लेकिन औरंगजेब ने जो है वो आके काम ख़राब ज़्यादा किया। तो वो तो मैं पिछली कई वीडियो में भी कहा था कि औरंगजेब ने बहुत बहुत जुल्म किए हैं, लेकिन वो बताए नहीं जाते इधर, तो वो मेंशन किया जाता है कि करना चाहिए यहाँ पे, लेकिन नहीं करते। उससे सीखना चाहिए यार, जो भी जुल्म करता है, चाहे मुस्लिम है कोई भी है, हम मुस्लिम है तो इसका मतलब ये नहीं कि मुस्लिम जुल्म करते तो हम पर्दा डालते रहे, नहीं, वो जुल्म ही है, चाहे जिसके खिलाफ भी है। यार महान क्या बताना है, उन गलतियों से सीखना चाहिए मुसलमानों को। महानियत क्या है किसी पे जुल्म करके। बाकी ये है कि यार मुझे अभी तक जो है वो, पहले तक जो है वो हिस्ट्री कुछ और पता थी, जाहिर है बंदा कुछ और हिस्ट्री पता हो तो और तरह से बात करता है, लेकिन अभी और तरह से है, तो ये देख के अच्छा लगा। और उसके बाद अभी अगले पार्ट भी देखेंगे। देखो हिस्ट्री का यार, मैंने तो 47 से हिस्ट्री को पढ़ा है, तो उस पर वीडियोस भी बहुत ज़्यादा देखी हैं, तो उसके बारे में तो मैं कुछ बात कर सकता हूँ। तो पीछे जो गुजरा है, अगर कहीं इंसान है, गलती का पुतला है, इंसान से गलती होती है, तो मैं कायद आज़म जो उन्होंने कुछ किया, तो मैं तो यही बोलूँगा कि हम उनकी गलतियों पे हम जो है ना ये नहीं कर सकते कि उनको एक्सेप्ट करके बोलेंगे वो ठीक है। नहीं, अगर उन्होंने कुछ गलतियाँ की हैं तो लाजम उनको भी उसकी सज़ा मिलेगी। तो बाकी मैंने तारीख को यार इधर और पढ़ा है, तो इसके ऊपर मेरे को ना तो मैं डिसएग्री कर रहा हूँ ना एग्री कर रहा हूँ, क्योंकि इसकी अगली वीडियो देखूंगा
तो उसके बाद ही फिर आदमी अंदाज़ा लगा सकता है ना कि क्या कितना सच है और कितना झूठ है। तो बाकी इस पे फिर बात होगी। दूसरी जो उन्होंने बात की है, जो भाई साहब हैं वीडियो बनाने वाले, तो इन्होंने बात किया कि जो अभी पाकिस्तान में दौर चल रहा है ये सेम वही चल रहा है। तो ऐसा मुमकिन है कि ऐसा फिर हो सके, जैसे पहले 71 में बोला कि बांग्लादेश अलग हुआ था और उसके बाद जो है ना 47 में पाकिस्तान अलग हुआ। तो मैं भी इस चीज़ पे इनको एग्री करता हूँ, वाकई मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ कि जो पाकिस्तान में चल रहा है ना, क्योंकि मैं मतलब लोगों में बैठना उठना होता है ना, तो वाकई एक नफ़रत जो है ना बहुत हाई लेवल तक पहुँच चुकी है। तो मुझको भी इस चीज़ का डर ज़रूर है कि आने वाला वक्त जो है ना पाकिस्तान का बुरा हो सकता है, क्योंकि इसी तरह अगर नफ़रतें बढ़ती रही तो मुमकिन है कि गलत फिर कुछ हो जाए। तो क्योंकि ये पाकिस्तान के बड़े जो इस टाइम जो उसको होल्ड कर रहे हैं ना पाकिस्तान को, वो भी कुछ अच्छा मतलब वो बोलते हैं ना इंसाफ होना जिस जगह पे, तो सारी जो कौम होती है, सारे जो लोग होते हैं उसमें रहने के उनका दिल करता है। अगर कहीं जुल्म होना शुरू हो जाए, जुल्म अपनी हद से जब बढ़ जाता है ना, तो फिर लाजम उसके ऊपर एक रिएक्ट एक अटैक कह लो होता है, फिर उसमें क्या हो जाए कुछ पता नहीं होता। तो पाकिस्तान में ऐसी सिचुएशन चल रही है। मैं बहुत डाउन मतलब तरीके से, मैं नीचे के तबके को मैं बताऊँ ना, तो उनके अंदर यही एक है कि मतलब गुस्सा है और बहुत कुछ है। मैं इसके आगे ना बोलूँ तो है कि मतलब बहुत एक गुस्सा है कि लहर चल रही है, इसका अंत क्या होगा, इसकी मतलब आगाज़ तो यही हो रहा है ना, आखिर इसमें क्या होगा ये भी बाद वक्त ही बताएगा। बाकी ये है कि अच्छा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में जो भी चल रहा है। किसी पार्टी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था इनको, क्योंकि इनको तारीख को याद रखनी चाहिए थी, अपनी जो हिंद की तारीख है ना, ये जो भाई साहब भी बता रहे हैं, तो इसमें सबक तो हमारे पास है ना। तो इस पे हमारे बड़ों को अभी भी होश के नाम लेने चाहिए और सारी कंट्रियों के साथ भी रिलेशन अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि जिन मतलब इंडिया के साथ और मुल्कों के साथ झगड़े करके अपने मुल्क में ही अमन नहीं है, तो दूसरों के साथ झगड़ा भी करने की लोड़ ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि उससे फिर और भी जग हसाई बनेगी। तो इसलिए सब मुल्कों के साथ भी रिलेशन अच्छे करें और अपने मुल्क के साथ पहला जो है ना जो जुल्म और ज़्यादती हो रही है ना, इस पर भी उनको गौर करना चाहिए कि इससे ये लोग जो है ना नफ़रतें इतनी बढ़ा लेंगे कि फिर एक गलत जो है ना एक्शन ना हो जाए कोई किसी जगह पे। तो बाकी मैं अगली वीडियो यार देखूंगा, तो इस पे मैं अपना जो ओपिनियन दे सकता हूँ। वीडियो इससे से रिलेटेड थी और ये है कि यहाँ पे लोगों को जो सिखाया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है और जिस तरह की हिस्ट्री अभी लोगों के माइंड क्रिएट हो चुके हैं, मेरे ख्याल में अभी चले जो आने वाली नस्लें हैं उनको तो हम किसी ना किसी तरह हिस्ट्री बता के तो उनको थोड़ा कम से कम अपने बच्चों को तो हम बता सकते जाओ हैं पैदा कर लेंगे। और हमें पता होगा कि यार जो हमारे बड़ों को नहीं पता था, हमें नहीं बता सके, तो हमें तो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन है, तो जो राइट वे है वो दिखा सकते हैं कि बेटा ये नहीं, ये ठीक है, ये जो पढ़ाया जा रहा है हमारे तालीमी निज़ाम में वो गलत है, इस चीज़ को आप मत अपनाओ, इस चीज़ को ऑब्जर्व करो जो रियलिटी है, और हमेशा सच्चाई का साथ दो, जो सच है हक सच की बात है वो करो। तो आपको मुश्किल होगी, मुश्किलात होगी ज़िंदगी में, लेकिन यह है कि आपको आपका माइंड सेट होगा और आप आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगी और सच्चाई का साथ देना चाहिए। और ये भी एक बीच में पॉइंट आता है, अभी देख लें जिना साहब की निकल रही हैं, मेरे ख्याल में मैंने पहले भी एक चीज़ सुनी हुई थी कि जिना साहब जो हैं वो मुस्लिम्स के साथ नहीं थे, कहानी इसके बिहाइंड कुछ हाँ। और है। तो हालांकि इंडिया में कहते हैं ना गांधी जी जो थे वो मुस्लिम के थे साथ। मुस्लिम के थे, ये मैंने सुनी थी बात। तो मेरे ज़हन में वो एक पर्दा हटता है ना आंखों के आगे से कि यार बंदा पहले अंधा होता है, एकदम से उसको नजर आना शुरू होता है, फिर आप उसको कलर नजर आते हैं कि ये है, ये है, मीन्स के लोगों के रंग नजर आते हैं, उनकी असलियत नजर आती है। तो अभी वो बोर्ड यूज करते हैं, तो मेरे ख्याल में उनका पर्सनल मैटर है। आई डोंट बिलीव, मुझे उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं, लेकिन मुझे इस चीज़ से लेना देना है कि यार ये जो बड़े सकीर मतलब ये हिंद, ये पाक हिंद ये इकट्ठा था, एक ही था और एक ही रहना चाहिए था। वही चीज़ बार बार हम अक्सर बैठे हुए डिस्कस करते हैं, क्योंकि आजकल के दौर में अगर आप इस चीज़ को डिस्कस करेंगे तो अक्सर लोग मेरे ख्याल में आपको पागल समझते हैं। नहीं पता है वो क्या बोल रहे हैं, वो अब बोल रहे हैं ना इकट्ठा रहना चाहिए था, वो बोलते हैं कि गोरों ने सियासत ऐसे कर दी थी, वो सियासत ऐसी चल गई थी, सियासत है वो एस्टैब्लिशमेंट ही समझ लेना, वो उस वक्त वो एस्टैब्लिशमेंट थी, उन्होंने ऐसा किया। सर को उन्होंने बीच में रखा है, ठीक है, बाबा एक कौम को बीच में रखा है जिसको यहाँ की अवाम हम मानते हैं, एक किस्म का पूछते हैं, एक किस्म का मुर्शद मानते हैं, पूछते हैं। मीन्स के जब भी उनका नाम आता है अक्सर मैं लोगों को क्रिटिसाइज करता हूँ। एक शादी ब्याह पे मैंने क्रिटिसाइज किया, मैं वो लोग पैसे फेंक रहे थे इस तरह, तो मैं उसके हाथ में दे रहा था ऊपर से, वो यहाँ पे होता है बेल देना, मीन्स के दूल्हा होता है तो उसके सर के ऊपर से वारे जाते हैं पैसे, वो फेंक रहे थे। तो मैं कह रहा था नीचे पाँव के नीचे आ रहे हैं, नालियों में गिर रहे हैं इधर उधर, क्या कर रहे हो, नहीं करो, ऊपर तस्वीर तो देख लो किसकी है। तो पीछे से हंस रहे थे,
मेरे जो बड़े वडेरे हैं, मीन्स के मेरे चाचू जो हैं, मामू जो हैं, वो हंस रहे थे, वो कह रहे थे वो छोड़ ना यार। उनको पता था असलियत सबको पता है, लेकिन यहाँ पे बोलने की आजादी नहीं है। तो हो सकता है उनको अभी पता- काफी लोग जो है ना वो कहते हैं कि हम जो है वो कोई गवर्नमेंट के नुमाइंदे जहाँ पे बैठे हैं प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब, हम खुल के इसलिए नहीं बोल सकते क्योंकि हमने यहाँ पे रहना है, सीधी सी बात है। तो रहने दें मिसाल हमें। बनी हुई है, रजिया गुंडों में फंस गई। कि नहीं भाई, तो ये वही रहने साहब दें है, हमें। रजिया गुंडों में फंसी हुई है। तो हमारे ख्यालात जो है, हमारे ज़हन जो है, मैं बार बार कहता हूँ, उनको खोल ही नहीं गया। हम लोगों ने खुद उनको, हमारी सोच को वसी नहीं किया, दायरे को। हम वो कुएं के डड्डू बने हुए हैं, उसी में सोचते हैं, कहते हैं कि वही दुनिया है, उसी में घूम रहे हैं। हम अपना ओपन माइंड करेंगे, मेरे ख्याल में बहुत सारी वीडियो देखने के बाद थोड़ा बहुत माइंड जो है वो ओपन हुआ है, चीज़ों के बारे में सोचना शुरू कर दिया है, देखना शुरू कर दिया है। तो हो सकता है सेकंड वीडियो हम करें तो उसमें और भी कोई चीजें जो है हमारे हाँ, सामने वो आ उन्होंने जाए। कहा ना 90-20 के बाद की जो है स्टोरी वो हाँ। भी दूसरे तीसरे पार्ट तो में। उस स्टोरी में बेसिकली हो सकता है कोई बहुत ज्यादा कड़वी बातें हों, और वो मतलब कि आपने तो पॉडकास्ट सुना है, तो वो तो एक पर्सनल मैटर होता है। डजंट मीन यार मेरे लिए अगर मुस्लिम है, हिंदू है, कोई भी है, वो अगर कर रहा है तो उसका पर्सनल मैटर है, लेकिन वो हमारी जात पे, हमारी आने वाली नस्लों पे इम्पैक्ट डालेगी वो चीज, तो फिर हम उसको रोकेंगे। उसके ऊपर हमारा एहतजाज करना, बात करना बनता है। बिल्कुल। आज़ादी राय होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में नाउ टाइम, मतलब भी जो वक्त चल रहा है, मेरे ख्याल में नहीं है। तो अगर कोई बंदा खुल के थोड़ा बात करता है तो उसकी आवाज़ को दबाया जाता है, अगर वो नहीं रुकता तो उसको फिर दबाया जाता है। और कैसे दबाते हैं ये आप मीडिया पे देख रहे होंगे। बहरहाल वो एक अलग मौजू है, हिस्ट्री से रिलेटेड इन्होंने। और एक और भी जो रिएक्शन चैनल शायद आप लोग जानते ही होंगे, आजकल उनकी वीडियो नजर नहीं आती, वो बहुत ज्यादा बोलते थे, तो मेरे ख्याल में उनका सॉफ्टवेयर जी। अपडेट हो गया। और ज्यादा हम बोलेंगे तो फिलहाल तो शाबाश मिलेगी हमें, बस सबसे तरफ से मिलेगी शाबाश, लेकिन जब सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा ना फिर हम बोलेंगे ना तो फिर ये भी आएगा, हंसेंगे फिर, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। तो भाई हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है बस। समझे हो गया। तो सच्चाई की कीमत सीधी सी अदा बात करनी है। पड़ती है, इसलिए सच वहीं तक बोले जहाँ तक आपको भी हजम हो जाए और अगले बंदे को भी बिल्कुल हजम हो सर। जाए। मेरे ख्याल में अगर आप बोले नीचे कमेंट्स में कि दोहरी शख्सियत लेके चल रहे हैं आप लोग, तो ठीक है, हम चल रहे हैं, मजबूरी क्योंकि है। हम काश आप भी इधर होते, समझ नहीं, जाते। वो हम विश नहीं कर सकते। नहीं ऐसा नहीं कर सकते। महसूस कर सकते हमें फिर, अगर आप उधर रह के आप महसूस नहीं कर सकते वो एज हमारा। अ ह्यूमन बीइंग, एज अ ब्रदर, ठीक है, हम आपको ये सजेशन देंगे कि आप यहीं पे, यहाँ पे ना होते, इस सिचुएशन में ना होते, ना क्योंकि ये नहीं नहीं, मैं situation मेरा भी यही राय है इनके बहुत- साथ मैंने कि- कहा है, नहीं, मैं ये नहीं कर रहा कि मैं कह रहा हूँ कि जो महसूस नहीं ना हमें कर सकते, हमारी मतलब जो वो अंदर जो की कमेंट तकलीफ ऐसा है, करेंगे ना, मतलब तो उनके मैं वो लिए। कह रहा हूँ कि वो अगर इधर होते तो फिर जरूर महसूस करते हमारा ये दर्द। देखिए वो मैं ये कह रहा मैं हूँ। इस पे भी ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो लोग जो जिद करते हैं और आपके मुखालफ होते हैं ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे नहीं, ज़हनी तौर पे, तो वे वो मेरे ख्याल में उनको बदलना नामुमकिन है। तो हम तो हिस्ट्री नहीं बदल सकते, काश बदल सकते और कुछ बेहतर हो सकता, और ये जो बिल्कुल। बंटवारा हुआ ये ना होता। हिस्ट्री की ये चीज बड़ी प्यार प्यार से अगर लिखी गई बड़ों ने होती। गलत किया है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम भी वही गलत करेंगे। बिल्कुल। हमें जब जैसे जैसे यकीन करें, सच पता चलता है, हम एक्सेप्ट करते हैं उसको। और एक्सेप्ट करना चाहिए, और जो सच्ची हक सच की बात है उसको ऑब्जर्व भी करना चाहिए, उसको देखना भी तहकीक करनी चाहिए, तहकीक करके एक्सेप्ट कर लेना चाहिए Accept जो कर भी लेना आपको मतलब अच्छा और लग अगर रहा है। है उसमें कोई उतार चढ़ाव है तो वो भी आपको सामने रखना चाहिए कि ये नहीं, ये बात है, तो उस पर मेरे ख्याल में एक पॉजिटिव वे में बहस हो सकती है, बातचीत हो सकती है, ताकि दोनों लोगों की, दोनों बॉर्डर पार जो इधर उधर हैं उनकी सोच पता और चले। काफी हीरो जो हैं वो उनको हम भूल बैठे हैं, ये भी उन्होंने बताया। ये भी सच्चाई है, यकीन करें। रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह जो कि पूरे पंजाब के थे, अफगानिस्तान बीच में आता था, ये पंजाब भी था बीच में, बिल्कुल। तो उनको भी बोल चुके हैं, उन्होंने भी हुकूमत की है, लेकिन जिक्र ही नहीं होता। और अगर यहाँ पे जो है वो कोई स्टैचू बनाया था लाहौर में, उसको भी तोड़ दिया उसको भी तोड़ दिया। ज़हनी मरीजों ने। तो ये होता है, जब तारीख ना पढ़ाई जाए ना फिर ये होता है, ये गलत या तारीख पढ़ाई जाए। एक अजीब ही सिचुएशन और एक अजीब सा वो जहन में डाल दिया कि हिंदू जहाँ पे देखो और क्रिश्चियन जहाँ और पे जो देखो और छोटू ईसाई राम जहाँ के पे बारे में देखो। बातें उन्होंने बताई हैं, हाँ। तो उन्होंने ये जो टैक्स वगैरह ये था उसके खिलाफ सारा कुछ किया था, तो वो कभी हमें पता ही नहीं था। वो नहीं पता था सीरियसली। बिल्कुल ही नाम भी नहीं नहीं से सुना था, सुना है। क्योंकि ये डीपली मेरे ख्याल में चीजें, आप जब हिस्ट्री या इस तरह की चीजों में आप आते हैं, जैसे पॉलिटिक्स है, इन भाई साहब की ज्यादा इन दोनों की इंटरेस्ट है उसमें, तो डीपली जब आप जाते हैं और ऊपर वाली बातें आपको बताएं, फिर आप डीप डाइव करते हैं कि उस चीज को जानने के लिए, तो और बहुत सारी चीजें जो है, राज जो है, नाम जो है सामने आते हैं जो उस कड़ी से जुड़े होते हैं।
तो ये इसी तरह बात चल रही थी हिस्ट्री की, तो बीच में वो नाम आते रहे और हिस्ट्री से रिलेटेड, और मेरे ख्याल में हमें पता होना चाहिए। तो जब ये डीप डाइव करेंगे, सर्च करेंगे, तो फिर आपको पता चलेगा। बहरहाल ये है कि सेकंड वीडियो आएगी तो उसके ऊपर भी वो आई हुई है कल इंशाल्लाह वो कि भी क्या है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट्स में भी लिखिएगा कि इसका सेकंड पार्ट हमें करना चाहिए कि नहीं, और इस वीडियो के ऊपर अपनी सजेशन और राय जो है, कीमती राय जरूर दीजिएगा, ताकि हमें पता चले कि क्या रियलिटी हम जो बातें कर रहे हैं उसका भी कोई मकसद हो ना। ये ना हम बैक के पास रिएक्शन दे रहे हैं और आप लोगों ने देख लिया और जी बिस्मिल्लाह ठीक है जी, ओके है जी। तो बहरहाल अपना ओपिनियन देना चाहिए, हम लोगों ने अपना ओपिनियन दिया। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, एंजॉय की होगी, और बाकी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो थी। और इनकी ओरिजिनल वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, चाहे विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें, प्लीज़ इनके माध्यम से हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पीस।